हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन में देखेंगे जेपीएससी जो मेंस का पेपर 3 है उसमें हिस्ट्री और जियोग्राफी है। जियोग्राफी में देखेंगे तो उसमें 4 पार्ट में डिवाइड है। जैसे में एक देखेंगे तो भौतिक भूगोल है। भौतिक भूगोल के साथ साथ देखिएगा तो भारत भौतिक और मानव भूगोल है, और भारत के प्राकृतिक संसाधन, और साथ ही साथ झारखंड की जियोग्राफी है यानी झारखंड के भूगोल है। तो ये जो है सेक्शन बी में भारत के भौतिक ये मानव भूगोल में, तो उसका उसमें हम एक अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन बी में देखेंगे फिजिकल एंड ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है। इसमें देखिएगा तो चैप्टर नंबर जो 18 है, और इसमें दिया है 18 में पॉपुलेशन, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी जनसंख्या, पर्यावरण और विकास से संबंधित जो है हम अब लोग अभी रेडी करेंगे, ठीक है। यदि प्लीज़ आप नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना ना भूलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या, पर्यावरण और विकास, ठीक है। देखिए अगर पर्यावरण की बात करें तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो मेरियन बेस्टर के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो पर्यावरण अनुकूल या इको फ्रेंडली शब्द, ठीक है। फ्रेंडली शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक नहीं है, और इसका जो पहला ज्ञात उपयोग है वह 1989 को हुआ था, ठीक है, 1989 ईस्वी को। हालांकि पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन का जो भूमि, वायु और जल तथा अन्य प्रदूषण को रोकना है, ठीक है। आज हमारा देश में कई समस्या का जूझ रहा है, ठीक है, जिससे एक महत्वपूर्ण समस्या है घरों की कमी, ठीक है। तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या और उससे कहीं तीव्रता से बढ़ रही शहरीकरण ने देश के घरों के उपबंध को समस्या खड़ी कर दी है। 2012-17 के बीच अनुमान लगाया गया था कि भारत के शहरी क्षेत्र का 18.78 मिलियन घरों की कमी होगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह संख्या लगभग 43.90 मिलियन होगी, ठीक है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लगभग 90% लोग घरों की उपबंधता की समस्या से जूझ रहे हैं, और इस स्थिति में सरकार ने नीति और निर्धनता को मामले में महत्वपूर्ण चुनौती है सबके लिए जो है वह सस्ते घर का उपबंध कराना, ठीक है। NBH 2015, ठीक है। इस समस्या का समाधान के प्रयास वर्षों से चल रही है, और सारे प्रयास के मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में तक सीमित रही है, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के इसके लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में निम्न आय वर्ग मकान, जनता फ्लैट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकान इत्यादि। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए समय समय पर रास्ते पर उपबंध कराने की प्रयास है, ठीक है, प्रयास किए गए हैं। हाल ही में भारत सरकार ने देश में आवास की कमी के दूर करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित की है, और उनमें से कई पर कार्य प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें शामिल है 2022 तक सभी के लिए घर और शहरी मिशन, और अटल शहरी सुधार एंड कार्यकाल मिशन, अमृत और स्मार्ट सिटी योजना। इन घरों के निर्माण के लिए सीधा प्रभाव प्रकृति के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इसके निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ की पूर्ति प्रकृति से ही होती है। इतना ही नहीं, इन घरों की और मूलभूत आवश्यक होगा बिजली, ठीक है, बिजली, ठीक है। यह अनुमान किया जा रहा है कि ऐसे घरों का विकास निर्माण आवश्यक है जो न केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कम या संतुलन तरीके से करें, बल्कि उनका पुनर्चक्रण हो सकता है। उदाहरण के लिए उसमें दिन के समय प्राकृतिक रोशनी की सुविधा हो, ताकि रोशनी जो है रोशनी व बिजली का उपयोग न करना पड़े, ठीक है, यानी रोशनी के लिए बिजली का उपयोग न करना पड़े। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हाल ही में जो ECBS की समयानुकाल संशोधन किए गए हैं, ताकि पर्यावरण अनुकूल घरों को बढ़ाया जा सके, ठीक है। पर्यावरण अनुकूल घर संसाधन जलवायु परिवर्तन की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को महसूस कर रहा है, ठीक है, और जिसका जो मुख्य कारण है, अतः सरकार और व्यक्ति दोनों पर्यावरण अनुकूल घरों के निर्माण का कार्य अधिक गंभीरता से ले रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण के प्रति लोगों में बढ़ती जागरूकता के कारण पर्यावरण के अनुकूल घरों की मांग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ती रही है, और मांग बढ़ने के कारण इस क्षेत्र में नए तकनीकों का विकास भी किया जा रहा है। साथ ही पहले के उपबंध तकनीकों में भी सुधार हो रही है। इन तकनीकों के पवन और टरबाइन और सौर पैनल तक उच्च दक्षता प्रकाश व्यवस्था में अति कुशल और
इंसुलेशन और ग्लेजिंग जल संरक्षण और रिसाइकलिंग का बहुत ही कुछ शामिल है। हरित भवनों के उनके संरक्षित संसाधन और उनके कुशल निर्माण सामग्री के साथ एक स्वस्थ वातावरण और सुनिश्चित करने के लिए निर्मित किया जाता है, और जो नवीकरणीय होते हैं। दुनिया भर में लोग घर में रहने का भी विकल्प चाहते हैं जो कि उनके लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सस्ता हो, और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहयोग हो। मौजूदा भवन के निर्माण के सामग्री और पुनर्विनीकरण के लिए पानी का पुनः उपयोग एक आधुनिक घर के निर्माण के लिए चालू परियोजना का पर्यावरणीय प्रभाव को काफ़ी कम करता है। घर के कार्बन पदचिह्न को कम करने की खपत, जल संरक्षण और अपशिष्ट रिसाइकलिंग जैसे तरीकों से कम किया जा सकता है। हरित ढांचा के परिस्थिति के अनुकूल ऐसे प्रावधानों को संदर्भित करता है जो कि किसी भी व्यक्ति को प्राकृतिक संसाधन के अवशोषण के प्रति अधिक जागरूक बनाता है। कम पानी, गैस और बिजली के उपयोग करने वाली दैनिक आदतें इसका सामान्य उदाहरण है। ठीक है, कि हर कोई हरित पर्यावरण के योगदान कर सकता है। हाल ही में वर्षा में पूरी दुनिया के साथ साथ बहुत से भारतीयों को भी अपने घरों की टिकाऊ प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के पर्यावरणीय प्रभाव और वित्तीय परिकल्पना दोनों को काम करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। ठीक है, टिकाऊ इमारत में होने वाली जो उछाल है वास्तुकला और नवाचार के नई तरीके के विकास के योगदान दे रहा है। ग्रीन घरों की अपशिष्ट घटना, रिसाइकलिंग, स्थानीय और नवीकरणीय सामग्री के उपयोग, अक्षय ऊर्जा और स्रोतों का उपयोग है। आवास के बेहतर तरीके के लिए कार्यान्वयन और प्रोत्साहन करना शामिल है। यह रासायनिक, हवा, पानी और खाद्य श्रृंखला में निर्माण कर सकते हैं, जिससे कैंसर प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षति और हार्मोन की व्यवधान जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। किसी भी पर्यावरण घर के लिए एक प्रयुक्त विशेषण कम ऊर्जा का उपयोग है, और वास्तव में हर एक घर और सामान्य घरों के लिए 20% कम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। जल संरक्षण और रिसाइकलिंग सिद्धांतों को घर के निर्माण और उसके दैनिक कार्यों के लिए लागू किया गया है। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल और भू निर्माण गर्मियों की शीतलतन की छाया प्रदान करने के लिए आसपास के पौधे का वृक्षा से बना सकते हैं, जिसमें ऊर्जा का वातानुकूलन की आवश्यकता कम हो सकती है। अधिक से अधिक घरों के जो मालिक पर्यावरण मित्रता का और टिकाऊ घरों के लिए और झुक रहे हैं, जो कि जिनकी जेब के लिए अच्छे और उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं। ठीक है, और वास्तु के लिए भी अच्छे हैं। इन दिनों में पर्यावरण के अनुकूल घर के लिए किसी भी अन्य नवनिर्मित आवास के अलग नहीं दिखाना चाहिए। पर्यावरण अनुकूल घर के उनके होने वाली फायदे को समझने के लिए हम सब बेंगलुरु और केरल के कुछ घरों में उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे एक है होम बेलाकू। ठीक है, हस्त निर्मित मिट्टी के बक्से और वर्षा जल संचयन इकाइयाँ एक वनस्पति उद्यान है, और बाहरी कला और सूरज की प्राकृतिक रोशनी की चकाचौंध से भरपूर होम बेलाकू बेंगलुरु में हरित घरों के एक है। ठीक है, में से एक है। यह घर लोकप्रिय है और कन्नड़ कवि चित्रवीर कनावी के पुत्र बधू वरुण प्रसाद कनावी और विशाखा कनावी का है। ठीक है, उन्होंने अपने पिता के कविताओं के संग्रह के नाम पर अपने घर का नाम होम बेलाकू रखा है। इस घर के जो पर्यावरणीय विशेषता है वो निम्न है। जैसे पहला अगर बात करेंगे तो देखिएगा, पहला तो बड़ी रोचक लगेगा आपको। ठीक है ना, मिट्टी और कीचड़। ठीक है, मिट्टी और कीचड़ को ब्लॉक के इस्तेमाल ईंटों की बजाय निर्माण के लिए किया गया। ठीक है, इसमें ईंटें बनाने के समय ऊर्जा के उपभोग में कमी आई है। दूसरा में देखेंगे तो दीवारों की जो प्लास्टर और पेंट नहीं किया गया। ठीक है, ताकि शीशा और वोलाटाइल कार्बनिक उत्पादों का उपयोग से बचा जा सके। नेक्स्ट है कि साधारण कोटा यानी टाइलों का जो उपयोग है वह मोज़ेक यानी टाइलों के स्थान पर किया गया है। सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था लगाई गई है। दिन के समय रोशनी के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट और पृथक्करण की व्यवस्था की गई है तथा कंपोस्ट का जो निर्माण किया गया जाता है। वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था है, और भूरे जल में ग्रे वाटर की रिसाइकिल और उपयोग की व्यवस्था है। ठीक है ना, उपयोग की व्यवस्था है ताकि रसोई और कपड़े धोने की मशीन से
निकलने वाली दूसरे जल का जो पुनः उपयोग हो सके। ठीक है, और नेक्स्ट है देखिएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट में देखेंगे कि सीमेंट, प्लास्टर और पेंट का उपयोग नहीं होने के कारण निर्माण में कीमत में कमी आई है। ठीक है, तो ये था किसके विशेषता, होम होम बेलाकू का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कचरा घर। देखिए, इस घर का निर्माण जीवी दशरथी ने किया है। इस घर का निर्माण में एक व्यक्ति का अपशिष्ट दूसरे के लिए खजाना हो सकता है। ठीक है, हो सकता है के सिद्धांत पर उपयोग हुआ है। इस घर का नाम कचरा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कचरा घर। यह घर पर्यावरण के संरक्षण के लिए 4R, दैट मीन्स 4R, R फॉर रिड्यूस, R फॉर रीयूज, R फॉर रिसाइकिल और R फॉर रीथिंक, 4R का सिद्धांत पर शब्द है लागू करता है। इन्होंने अपने घर का निर्माण गिराए गए घरों के तथा बाजार के लिए किए गए हैं। ठीक है, सेकेंड हैंड सामान का इस्तेमाल करके करके लिया किया गया है। और इस घर का जो पर्यावरणीय विशेषता है वो इस प्रकार है। पहला अगर हम लोग देखेंगे तो 80% जो है ना वो फिटिंग गिराए गए घरों से ली गई है। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है, गिराए गए घरों से ली गई है और लकड़ी स्क्रेच से ली गई है तथा ज़्यादातर घरेलू चीज़ों को सेकेंड हैंड यूज़ किया गया है। सेकेंड हैंड है, ठीक ना। सौर ऊर्जा आधारित व्यवस्था जैसे वर्षा जल संचय और भूरा जल और पुनर्चक्रण की व्यवस्था है। इसे बनाने की समय और धन दोनों की बचत हुई है। बिल्कुल बात है कि अगर आप सेकेंड हैंड यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बनाने की जो बजट है, ठीक ना, उसमें बचत होगा, धन की बचत होगी। अब देखिएगा चौकालिंग गुथिर का घर। इसमें क्या है कि इस घर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस घर को पूरी तरह से ऊर्जा स्रोत के आधार पर हाफ ग्रिड अर्थात अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक विद्युत प्रणाली पर निर्भर नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर है। गुथिया इस बात का विश्वास करते हैं कि केवल उन्हीं उत्पादों का उपयोग किया जाए तो उत्पादित या संरक्षित हो सकते हैं। इस घर की पर्यावरणीय विशेषता इस बात से शामिल है, जैसे देखिएगा तो मिट्टी के ब्लॉक का उपयोग ताकि सीमेंट का उपयोग कम से कम रखा जाए। दूसरा है कि अच्छी वायु संचरण की व्यवस्था और सूरज की रोशनी का अधिकतम उपयोग। तीसरा है कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित विद्युत व्यवस्था। इस घर के बारे में पर्यावरणीय प्रावधान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि वर्षा जल संचय और उपयोग की सुविधा। इस घर की विशेषता यह है आशा घर की कि वर्षा जल का संचय और उपयोग करने की फैसिलिटी है। ठीक है, भूरे जल का पुनरीक्षण की व्यवस्था है, मतलब रिसाइकल। अब देखिएगा आशा और हरि का घर, इसमें देखेंगे आशा और हरि का घर में तो केरल के एक कुन्नूर जिले है, कुतुर, इसमें जिले में अवस्थित यह घर का पर्यावरण अनुकूल घर के सर्वोत्तम उदाहरणों में से एक है। और ये एक ऐसा घर है जिसमें 40 डिग्री के तापमान में भी एसी कूलर तो दूर पंखे भी ज़रूरत महसूस नहीं होती है। इन्होंने अपने जीवन की प्रकृति से जोड़ लिया है। ठीक है, उन्हें घर के चारों ओर से एक छोटी जंगल तैयार हो गया है। ठीक है, और इस प्रकार के प्रवृत्ति के आधारित जीवन शैली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि उन्होंने पिछले 17 वर्षों में किसी भी दवा का उपयोग नहीं किया। और इस घर की पर्यावरणीय विशेषता निम्न है। जैसे देखिएगा तो पहला अगर देखेंगे इसका जो विशेषता है आशा और हरि घर का, इसमें है कि मिट्टी की दीवारें जो केरल की स्थानीय जनजातियों और घरों से प्रेरित है। इन्हें हमें जीवित भी मान सकते हैं क्योंकि इस दीवारों की हवा घर के अंदर आने और बाहर जाने की सहायता करती है। और इन दिन के समय सूरज का ताप धीरे धीरे घर के अंदर आती है, जिससे घर धीरे धीरे गर्म होता है। ठीक ना, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, गर्म होता है और शाम तक घर गर्म हो जाती है और रात में 11 बजे तक गर्म रहता है। उसके बाद धीरे धीरे ठंडा होता रहता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती है। दूसरा देखिएगा इसका विशेषता कि विद्युत का उपयोग कम से कम करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, और पूरे घर में प्राकृतिक रोशनी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेचुरली लाइट की सोलर पैनल और बायो गैस का उपयोग किया गया है। ठीक है, ये एक सामान्य घर के से कम अगर देखिएगा, एक जनरली अगर बात किया जाए तो 50 यूनिट प्रति माह बिजली की खपत होती है, जबकि इन घरों में केवल 4 यूनिट प्रति माह खपत होती है। जबकि इनके घर में भी अन्य सभी व्यवस्था है, जैसे कि आप देखिएगा तो कूलर हो गया। ठीक है, घरेलू उपकरण में देखिएगा तो टीवी है, ठीक है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, कंप्यूटर इत्यादि सभी भी यूज़ करते हैं, फिर भी 4 यूनिट प्रति माह है। ठीक है, उपयुक्त उदाहरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक पर्यावरण अनुकूल घर एक ऐसा घर है जो कि ऊर्जा की खपत कम करता है, अर्थात उसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ही कम होता है, जो कि नोवे टेक्नोलॉजीज लिस्ट ने के उल्टा काम करता हो, जो पर्यावरण संरक्षण की सहायता से प्राकृतिक और संसाधनों की दोहन में नहीं है बल्कि प्राकृतिक के साथ मिलकर चलने वाला हो। इस प्रकार
के घर न केवल प्राकृतिक और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते हैं बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी उचित है, जो हम आशा और हरि के घर के उदाहरण के में समझ सकते हैं। एक घर में हमें पर्यावरण के अनुकूल घर तब माना जाता है जब उनकी निम्नलिखित विशेषता हो। जैसे अगर बात किया जाए तो सीमेंट का कम से कम उपयोग और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को तैयार करने के लिए दी गई माने किए गए विद्युत कम से कम उपयोग की हो और ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग अथवा पूर्ण स्वावलंबित हो। ठीक है, उसके दिए गए ऊर्जा और बायोगैस के उपयोग करना उचित है तथा जिन स्थानों पर वायु की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा के ज़्यादा हो वहाँ पवन चक्कियों का उपयोग हो सकता है। ठीक है, अपशिष्ट और समतुल्य निस्तारण हो, जिसके लिए उसे गीले एवं सूखे तथा जैविक एवं अजैविक विभाजन किया जा सकता है। पर्यावरण अनुकूल घरों की सामान्य और अजैविक अपशिष्ट उत्पादन नहीं होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे खाद के रूप में कंपोस्ट का उपयोग हो सकता है। साथ ही बायोगैस प्लास्ट के बचे अवशेष बेहतर खाद होते हैं और प्लास्टिक का उपयोग न के बराबर करना। ठीक है, जल संरक्षण जैसे वर्षा जल संचय को लेकर भूरे मतलब जल के पुनः को उपयोग तक की कई अलग अलग व्यवस्था शामिल है। महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे कि पर्यावरण अनुकूल शब्द का जो है वह 1971 ईस्वी में भी पुराना है। इस शब्द का सबसे अधिक उपयोग हरे रहने और अन्य टिकाऊ प्रावधानों में योगदान रहने की उत्पादन के संदर्भ में किया जाता है। निम्न आय वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शहरी क्षेत्रों में भी लगभग 95% घरों की कमी सामना कर रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी आयोग 2016 की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में उपभोग में लाए जाने वाली बिजली का कुल है वह 23% आवासीय उपयोग में आता है। देखिए, आप डाटा को अगर न्यू है तो अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो वर्तमान दर में अनुसार वर्ष 2050 तक आवासीय बिजली की मांग में 8 गुना वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, वर्ष 2001 के ऊर्जा संरक्षण कानून के अंतर्गत देश में भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण बोर्ड यानी ECBC की विकसित किए गए हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो कि लगभग 55% वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। एक हरित ढांचा एक पर्यावरण अनुकूल इमारत है जो कि पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को कम करने के लिए निर्मित और संचालित है। एक ग्रीन हाउस का मुख्य पर्यावरणीय विशेषता PVC के मुक्त और PVC और पॉली और विनाइल और क्लोराइड निर्माण के लिए प्रयुक्त सबसे आम और सबसे हानिकारक सामग्री में से एक है। अपशिष्ट प्रबंधनों और जिसमें सबसे अधिक अपशिष्ट को सूखे और गीले में बांटा जाता है, जिसके बाद सूखे अपशिष्ट को BMP को दिया जाता है, जबकि गीले के द्वारा बायोगैस के कंपोस्ट के द्वारा निर्माण किया जाता है, जिसके रसोई और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद।